sir, and today we are going to deal with a new topic, that is the prepositions for class 6 as well as the class 7. ओके, तो बच्चों आज हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसा कि कल आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो आपके यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक वर्ब्स। कल तक हमने वर्ब्स टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। अब आज प्रीपोजिशन टॉपिक जो कि 6th टॉपिक है इन द लिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये छठा टॉपिक है। ओके, सो प्रीपोजिशन टॉपिक को पढ़ने के पहले सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझना होगा। After understanding the definition, we will read about the main prepositions in their usage. Okay. So students, सबसे पहले अगर हम definition की बात करें तो आप देख सकते हो बोर्ड में कि a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun. Noun या pronoun के पहले लगने वाले शब्द जो noun या pronoun के पहले लग करके सेंटेंस में मौजूद अन्य नाउन या प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन के साथ अन्य नाउन और प्रोनाउन से जो रिलेशन स्थापित करते हैं, मतलब जो एक नाउन या प्रोनाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन स्थापित करते हैं एक सेंटेंस में, उन वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके दूसरे लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो देखो, अगर प्रीपोजिशन वर्ड को आप तोड़ोगे तो वर्ड क्या लिखेगा? प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो प्री प्लस पोजीशन निकलता है। प्री प्लस पोजीशन क्या मतलब है बच्चों? प्री प्लस पोजीशन का मतलब है प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान में पहले लगने वाले शब्दों को प्रीपोजिशंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही कॉमन से एग्जांपल लेते हैं कि द क्रो is sitting, ठीक है, on the tree, इसमें on, तो the crow is sitting on the tree में on जो है वो preposition है, ठीक है। dirty क्या है? dirty एक प्रकार का noun है, तो noun के पहले लगा है on, और noun के पहले लगते सेंटेंस के दूसरे noun के साथ इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। तो एक noun के पहले लगा है और एक noun के पहले लग करके दूसरे noun या pronoun के साथ उसका रिलेशन शो करता है। आप समझ पा रहे हो बात? बिल्कुल पॉसिबल है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन है और किसी एक नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन वर्ड लगते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस एक्चुअली एस्टैब्लिशेस और गिव्स द मीनिंग्स टू द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को अर्थ, प्रॉपर मीनिंग प्रीपोजिशन देता है। अगर मान लो हम लोग यहां से ऑन हटा दें, सपोज अगर हम लोग यहां पर ऑन कर दें तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हो जाएगा? पहले था द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री, एक कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। अगर हमने ऑन हटा दिया तो क्या हो जाएगा? द क्रो इज सिटिंग द ट्री, यही हो जाएगा। द क्रो इज सिटिंग द ट्री हो जाएगा, जो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा। एक कौवा बैठा है एक पेड़, ऐसा इसका मतलब है। तो इट विल बी मीनिंगलेस। तो विदाउट प्रीपोजिशन द सेंटेंस यूजुअली लूजेस इट्स मीनिंग। So they are the very important aspects in the parts of speech. Parts of speech का एक one of the most important part of speech preposition है। स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे कई बार prepositions को हल्के रूप में लेते हैं और वो समझते हैं कि ये एक छोटा सा चैप्टर है, ये कोई मामूली सा चैप्टर है, ये बहुत ही कॉमन से वर्ड्स हैं, ये कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का अपना इंपॉर्टेंस है और बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। प्रीपोजिशन जैसा आप देख रहे हो, बिना प्रीपोजिशन के वर्ड एक सेंटेंस अपना मीनिंग ही नहीं रख पा रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट प्रीपोजिशंस आर वेरी वेरी एसेंशियल टू एस्टैब्लिश, टू गिव द मीनिंग टू अ सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें मेन प्रीपोजिशंस की, तो वैसे तो देखा जाए तो काफी सारे प्रीपोजिशंस हैं, पर फिर भी मींस स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू 10th, 6 से लेकर के क्लास 10th 11th तक जो प्रीपोजिशंस आपको लगभग पढ़ाए जाएंगे वो अप्रॉक्स 30 नंबर्स होंगे, अप्रॉक्स 25 से 30 प्रीपोजिशंस होंगे, ठीक है। 25 से 30 प्रीपोजिशंस अप टिल 10th तक पढ़ाए जाते हैं, ठीक। और इसका मतलब हुआ कि आपकी क्लास 6 या 7 में ऑलमोस्ट इसका हाफ, ठीक है, ये हाफ से थोड़ी कम, मान लो हाफ कितना होगा? 15
क्लास 6 और क्लास 7 में मिनिमम 10 प्रीपोजिशन तो पढ़ाए जाएंगे और अप टिल 15 प्रीपोजिशन पढ़ाए जाएंगे। 10 से 15 प्रीपोजिशन में आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको 10 से 15 प्रीपोजिशन से भी ज्यादा प्रीपोजिशंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, हम लोग और ज्यादा प्रीपोजिशंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने बात की क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की, क्लास 9 की, क्लास 10 की। तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक मैंने बोला कि अप टू 25 से 30 प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा जो चैप्टर है, ये चैप्टर कहीं ना कहीं क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर कहीं ना कहीं क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 और 9 दोनों के लिए ही ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्वियसली क्लास 6 7 के लिए ये चैप्टर है। अगर हम लोग शुरू के लगभग मान लो लगभग 10 प्रीपोजिशन जो शुरू में पढ़ाऊंगा वो क्लास 6 और क्लास 7 के लिए इनफ है। ठीक है, लगभग 10 प्रीपोजिशन जो है जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। अब आज हम लोग 6 प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अप टिल 10 प्रीपोजिशन जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्लास 6 और 7 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये उनके लिए इनफ है। और 10 से ऊपर जितने भी प्रीपोजिशन मैं पढ़ाता हूँ, मान लो 11 से लेकर के मैं 25 तक प्रीपोजिशन में पढ़ाता हूँ, तो ये लगभग क्लास 8 और 9 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो this topic is quite common from class 6 to 9। ठीक है, फिलहाल आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, ये कहीं ना कहीं क्लास 6 और क्लास 7 के लिए आता है। लेकिन ये जो चीजें हैं जो अभी लोग पढ़ने वाले हैं, ये चीजें ऑब्वियसली क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है, उनको भी पढ़ना है चीज। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो कॉमन प्रीपोजिशंस हैं वो बहुत ज्यादा यूज में आने वाले जो प्रीपोजिशन है तो करीब 20 है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं आपको लगभग 25 प्रीपोजिशन के आसपास, 25 के आसपास आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगा जो यूनिफॉर्मली, ठीक है, क्लास 6 to 9 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रीपोजिशन above। above प्रीपोजिशन की बात करते हैं। above मतलब स्टूडेंट्स ऊपर। अब जैसे मान लो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो जो है मैं एक मोबाइल स्टैंड जो होता है, एक प्रॉपर स्टैंड जो है मेरे सामने प्रॉपर स्टैंड रखा हुआ है और इस स्टैंड के ऊपर में मैंने अपने मोबाइल को अटैच किया है और इस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो द मोबाइल स्टैंड मींस द मोबाइल इज केप्ट ऑन द मोबाइल स्टैंड। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मैं एक सेंटेंस बोल सकता हूँ, माय मोबाइल इज केप्ट ऑन द मोबाइल स्टैंड टू शूट द वीडियो। मोबाइल स्टैंड के ऊपर मैंने अपना मोबाइल अटैच करके रखा है ताकि मैं वीडियो शूट कर सकूं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सेंटेंस जो है एक प्रकार का प्रीपोजिशन यूज कर रहा है। अबव का मतलब तो ऊपर होगा। यहाँ दूसरा एक और सेंटेंस बन सकता है कि द मोबाइल इज केप्ट अबव द मोबाइल स्टैंड। लेकिन यहाँ पर अबव बोलना थोड़ा सा इस जगह नहीं सूट करेगा। अबव का मतलब हो गया कि किसी चीज के ऊपर। अब मैं आपको दूसरा ढंग से समझाता हूँ। जो मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं ऑन जो है की बात करता है। जैसे मान लो ये एक डेस्क आपके सामने, या मान लो आपके सामने एक डेस्क है, ये आपके सामने डेस्क है, ठीक है, शायद आप देख पा रहे हो डेस्क। तो ये जो आपके सामने डेस्क रखी हुई है, इस डेस्क के ऊपर जो है एक डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, या एक चॉक बॉक्स रखा हुआ है। तो डेस्क के ऊपर रखा हुआ है तो उसके लिए तो हम लोग ऑन मिलेंगे। लेकिन अबव जो है उसकी जो 3 यूसेज है उसमें पहला यूसेज जो है वो है इंडिकेट हायर देन, इंडिकेट हायर पॉइंट और शोइंग अर्ली। तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो ये सेकंड वाला पॉइंट है, इंडिकेट हायर पॉइंट। तो ये ठीक ऊपर रखा हुआ तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे होल्ड करके रखूं इस डस्टर को टेबल के ऊपर हवा में लहराते हुए होल्ड करके, तो सेंटेंस बनेगा द डस्टर इज केप्ट और द डस्टर इज होल्डेड अबव द टेबल। द
डस्टर इज होल्डेड अबव द टेबल। और अगर मैं इसको डेस्क के ऊपर रख दूं तो हो जाएगा द डस्टर इज ऑन द टेबल। ठीक, द डस्टर इज अबव द टेबल, द डस्टर इज ऑन द टेबल, द डस्टर इज अबव द टेबल, द डस्टर इज ऑन द टेबल। समझ पाए? तो अबव का मतलब होता है कहीं ऊपर रखा हुआ, किसी चीज के ऊपर रखा हुआ, लेकिन वो उसके साथ अटैच होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अबव जो है वो जुड़े हुए की कोई बात नहीं, वो किसी चीज से डिटैच होगा और उसके ऊपर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि द फैन इज अबव माय हेड, मेरे ऊपर में फैन लगा हुआ है, तो सेंटेंस बन सकता है द फैन इज अबव माय हेड। तो ठीक है, दो सेंटेंस मैंने बनाए सेकंड वाले पॉइंट से। पहला द डस्टर इज अबव द डेस्क, जो कि मैंने शो किया, अबव मतलब ऊपर लहराते हुए, और दूसरा द फैन इज अबव माय हेड, मेरे सर के ऊपर फैन है। ठीक है, तो हायर पॉइंट को शो करता है पहला, दूसरा है हायर रैंक को शो करता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम लोग टीचर और प्रिंसिपल वर्ड को ले, ठीक है, टीचर या प्रिंसिपल की पोस्ट को ले, तो ऑब्वियसली टीचर से बहुत बहुत ऊपर पोस्ट में प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रिंसिपल इज अबव द टीचर्स और द रैंक ऑफ द प्रिंसिपल इज अबव द टीचर्स। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग सेंटेंस को। पहले का एग्जांपल हो सकता है द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल्स रैंक इज अबव द टीचर्स। ठीक है, द प्रिंसिपल्स रैंक इज अबव द टीचर्स। अच्छा, टीचर्स में एस के बाद हम लोग बच्चों को लगा सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट यूसेज। Second usage we have already discussed, and about the third usage, showing earlier, किसी चीज को पहले, कोई काम किसी काम के पहले हो रहा है, ये साबित करने के लिए भी above का इस्तेमाल होता है। या कोई चीज किसी चीज के पहले आई है, फॉर एग्जांपल मान लो एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th A 8th B, सपोज करो ऐसा एक लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 7th A और 7th B, ये लिस्ट। अब 7th B में मान लो सपोज 30 बच्चों का नाम लिस्ट में लिखा हुआ 1 से लेकर के 30 तक, या 8th B में मान लो 1 से लेकर 30 तक नाम लिखा हुआ। तो मान लो अर्जुन का नाम, ठीक है, अर्जुन का नाम जो है अजय के बाद में है, अल्फाबेटिकली मान लो अजय नाम, अल्फाबेटिकली मान लो अजय नाम पहले है और अर्जुन बाद में है। ठीक है, अर्जुन बाद में, तो अल्फाबेटिकली, तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे कि अजय इज अबव अर्जुन इन द लिस्ट, अजय इज अबव अर्जुन इन द लिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हुआ यूसेज ऑफ अबव। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ अक्रॉस। स्टूडेंट, आज आप एक बार प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अलोंग, among और between, ये छह बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो सेकंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज व्हाट, द प्रीपोजिशन अक्रॉस। अब अक्रॉस का इस्तेमाल क्या होता है, देखो, वन साइड टू अनदर और ऑन द अदर साइड। वन साइड टू अनदर का मतलब होता है किसी एक तरफ से दूसरी तरफ अगर जाया जाए तो अक्रॉस का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल ये बोला जा सकता है द मैन, ठीक है, स्वैम, द मैन स्वैम अक्रॉस द गंगा रिवर, द मैन स्वैम अक्रॉस द गंगा रिवर। तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाए हम लोग बोल सकते हैं, दूसरी साइड जाने वाले हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ही स्वैम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो चाहे गंगा बोलो, का मतलब ये हुआ है सेंटेंस का कि एक तरफ से दूसरी तरफ या सिर्फ दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति या कोई बंदा चाहे, स्विमिंग के द्वारा हो सकता है, तैरने के द्वारा हो सकता है, वॉकिंग के द्वारा, रनिंग के द्वारा, ड्राइविंग के द्वारा, ठीक है, स्विमिंग के द्वारा, किसी भी तरीके से कोई आदमी एक तरफ से दूसरी तरफ जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को अक्रॉस कहा जाता है। ठीक, आई मीन से इन दोनों पॉइंट्स का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन जो है उसके बारे में कुछ बच्चे शायद ठीक से नहीं जानते, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, तो इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। आफ्टर का मीनिंग होता है, पहला मीनिंग है नेक्स्ट और लेटर, बाद में। दूसरा होता है फॉलोइंग समबडी, किसी का पीछा करना। और तीसरा होता है लेटर देन, किसी काम को बाद में करना शुरू करना, या किसी काम कोई काम बाद में होगा ये बताना। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट और लेटर का एग्जांपल देखते हैं कि सपोज अगर मैं वो पहले वाला अजय और अर्जुन की बात करूं तो उसी से ये सेंटेंस बन सकता है। पहले वाला ये आफ्टर के नेक्स्ट और लेटर वाला पहला जो मीनिंग है वो इसी में होता है कि अर्जुन्स नेम इज आफ्टर अजयस नेम, अर्जुन का नाम अजय के नाम के बाद है। तो बाद मतलब आप समझ गए, किसी चीज के बाद, किसी चीज के अगला, तो ये हो गया नेक्स्ट या लेटर। फॉलोइंग समबडी का मतलब हो गया किसी का पीछा करना। द पुलिस, ठीक है, इज आफ्टर द थीफ, ठीक है, द पुलिस इज आफ्टर द थीफ, पुलिस जो है वो थीफ के पीछे है। तो ये हो गया एक प्रकार का क्या यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, द पुलिस इज आफ्टर द थीफ, ठीक है। तो ये हो गया। और लेटर और देन, लेटर देन का मतलब ये हुआ कि किसी काम को बाद में करना। यू कैन डू सेंटेंस में बोले यू कैन टेक योर ब्रेकफास्ट आफ्टर डूइंग द होमवर्क, तो आप होमवर्क करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट जो है कर, तो ये सेंटेंस अगर बोले तो उसमें भी कहीं नहीं आफ्टर इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि आफ्टर जो है वो नेक्स्ट टू के बारे में बताता है और साथ साथ किसी को चेस करने के बारे में बताता है। तो अगर शॉर्ट में अगर तो इसका एप्लीकेशन ग्रुप में शॉर्ट मतलब बहुत ही जो है कंक्रीट वे में लिखना चाहे तो नेक्स्ट टू, ठीक है, और चेजिंग, नेक्स्ट टू और चेजिंग करने को हम लोग आफ्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज किसके बाद है ये बताने के लिए, या कोई किसी का पीछा कर रहा है ये बताने के लिए वी यूज द वर्ड आफ्टर, ठीक। नाउ अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाला जो स्टूडेंट्स जो प्रीपोजिशन है वो है अलोंग। अलोंग प्रीपोजिशन बहुत ही कॉमन सा प्रीपोजिशन है, हालांकि इसके यूसेज के बारे में कई लोगों को डाउट्स है, तो वो क्लियर करते हैं। तो इसका मोस्टली एक ही यूसेज है, ऑन वन साइड ऑफ समथिंग लॉन्ग, किसी एक लंबे स्थान की, चाहे वो कोई नदी भी हो सकती है, कोई रास्ता भी हो सकता है, ठीक है, किसी लंबे स्थान के एक तरफ, किसी लंबे स्थान के एक तरफ को शो करता है क्या। जैसे ही सेंटेंस लिखा हुआ है, he has walked along the road for 6 kilometers, वो इस रास्ते पर 6 किलोमीटर चला, यानी इस रास्ते के सीधे में चला, सीधे रास्ते में चला। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हो स्ट्रेट वे, सीधे रास्ते को, मतलब सीधे रास्ते को अक्सर अलोंग शो करता है, सीधे रास्ते को अलोंग शो करता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते को। तो ही हैज वॉक्ड अलोंग द रोड फॉर 6 किलोमीटर, वो इस रास्ते को पकड़ करके 6 किलोमीटर तक चला। समझ में बात? तो अलोंग का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर दूरी तय करना सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने को अलोंग यूज किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्ड अमॉन्ग। अमॉन्ग के बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अमॉन्ग के बारे में अगर हम पढ़े तो आप समझ जाओ कि अमॉन्ग वर्ड जो है उसके लगभग 2 यूसेज हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। द फर्स्ट यूज इज विद मोर देन 2 persons of thing, and the second use is sensing one of before a superlative। तो एक एक करके समझते हैं। with more than 2 persons of things, 2 आदमी, इसके बारे में हम लोग स्टार के बारे में समझाएंगे। नेक्स्ट वाले के बारे में हम लोग हैश के बारे में समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल स्टार के बारे में समझते हैं। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में अगर कंपैरिजन होता है या उनके बारे में एक साथ कंपेयर करके कुछ बताया जाता है तो अमॉन्ग का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल सुजीत इज अमॉन्ग द बेस्ट, सुजीत
सुजीत उनमें से ही एक। तो ये बताने के लिए मतलब कई लोगों के बीच में सुजीत को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि सपोज एक ग्रुप है, उसमें मान लो 20 बच्चे हैं और उन 20 बच्चों में से सुजीत भी एक बच्चा है, तो सुजीत इज अमंग देम, उनमें से एक सुजीत है। तो एक ग्रुप में से किसी एक को पर्टिकुलराइज करने के लिए, किसी एक को पॉइंट आउट करने के लिए, आप इसको बोल सकते हो पॉइंट आउट करना भी है क्लास, पॉइंट आउट, किसी एक को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग जो है अमंग का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोग सेकंड वाले पॉइंट की बात करें, सेकंड वाले पॉइंट का एग्जांपल की बात करें होगा इसी से मिलकर का सेकंड पॉइंट हो, सुजीत इज अमंग द, सुजीत इज अमंग द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, सुजीत जो है वो अपने क्लास का एक इंटेलिजेंट, अपने क्लास के इंटेलिजेंट लड़कों में से एक लड़का है। मान लो 30 बच्चों की क्लास है, उसमें कम से कम 15 बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं और उन 15 बच्चों में से सुजीत एक है। उदाहरण के तौर पर ये एक सेंटेंस बनता है। तो आप समझ सकते हो सुजीत इज अमंग देम और सुजीत इज अमंग द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। तो यहां पर मोस्ट देखना सही है, अमंग द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो सुपरलेटिव के पहले, सुपरलेटिव हो गया मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव के पहले जो है अमंग लगता है। ठीक है, ये वन ऑफ द पर्सन को शो करता है और किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करने के लिए भी अमंग वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सुपरलेटिव के पहले होगा, एक बिना सुपरलेटिव के भी होगा। ठीक है, तो हालांकि दोनों का मतलब कहीं नहीं पॉइंट आउट करना ही। तो दिस इज द यूसेज ऑफ अमंग के ये दो ही इंपॉर्टेंट यूसेज है। और आज के लिए हम लोग जो 6 जो प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग और हो सकता है 6 या 7 अन्य प्रीपोजिशन को यूसेज समझे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 6 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन बिटवीन तक ही पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग बिटवीन के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि बिटवीन जो है उसके दो यूसेज हैं। पहला यूज क्या है, व्हेन टू पर्सन्स, थिंग्स और ग्रुप्स, दो व्यक्ति के बीच या दो वस्तुओं के बीच की तुलना में बिटवीन का इस्तेमाल होता है। दूसरा, विद टू और मोर लिमिट्स व्हेन बाउंड्रीज आर कंसर्न्ड, अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज या नेशनल बाउंड्रीज की बात हो, राष्ट्रीय बाउंड्रीज की बात हो, सीमा रेखाओं की बात हो, जैसे रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, डुरैंड लाइन, ऐसे जो इंटरनेशनल लाइंस हैं जो इंडिया को पाकिस्तान से जोड़ती है या अलग करती है, या इंडिया को चाइना से अलग करती है। ठीक है, तो इन लाइंस के बारे में अगर बात की जाए तब भी हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। और इस समय लाइंस, इंटरनेशनल बाउंड्री या नेशनल बाउंड्री का इस्तेमाल करते समय हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल दो के बीच नहीं, 5-6, ठीक है, 5-6 स्टेट्स या 5-6 कंट्रियों को शो करने के लिए 5-6 कंट्री के साथ अगर एक बाउंड्री यूज हो रही है तो भी बिटवीन का यूज करेंगे। अगर 5-6 स्टेट के साथ कोई एक बाउंड्री यूज हो रही है तो भी बिटवीन का यूज करेंगे। तो ये तो हुआ इंटरनेशनल या जो नेशनल बाउंड्रीज के साथ इस्तेमाल, और दो वस्तु या दो व्यक्ति के साथ इस्तेमाल में तो बिटवीन का इस्तेमाल होता ही है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स बिटवीन दो स्टूडेंट्स, इन बच्चों के बीच में चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, ये तो मैंने अभी इसका एग्जांपल दिया, और इसकी बात अगर करें इस पॉइंट की, तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि इंडिया शेयर्स हिज बाउंड्री, इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से दो या दो से ज़्यादा कंट्री या स्टेट्स के साथ अगर बाउंड्री जो है कॉमन बाउंड्री को शो किया जाए तब भी हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कल हम लोग अन्य प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू हैव लर्नड समथिंग out of today's video. Thank you very much. Stay at home, stay safe. Bye bye.